अस्सलाम वालेकुम राबिल, आवाज आ रही है मेरी? जी राबिल, आवाज आ रही है मेरी? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर। मैं पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है? सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। बाकी सारी आवाम कहाँ चली गई है? अच्छा, ये मुझे बताएं, माइक को बंद ना करें, मुझे ये बताएं कि लास्ट क्विज कैसा लगा? सर थोड़ा सा टफ था लेकिन समझ आ रही थी, मतलब कॉन्सेप्चुअल था। मतलब करके मजा आया या मतलब ऐसे ही सिर्फ टाइम पास किया हमने? नहीं सर, सही क्विज था, मतलब काफ़ी नॉलेज में इजाफा भी हुआ है और सही, मतलब अच्छा क्विज था। जी इरहान, ये जरा बताएं, पिछला क्विज कैसा लगा आपको? जी इरहान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए फैंटास्टिक, तो आपने कह दिया। समझ में भी आया कुछ या नहीं आया? कुछ फर्क पड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग में? माइक काम नहीं कर रहा आपका क्या? अच्छा, इजाज, तुम्हें क्विज कैसा लगा जरा बताओ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो जो है ना, मैं गया हुआ था मेहमानों के साथ, घर पे कुछ मेहमान आए थे, तो जो है ना मैंने क्लास भी अटेंड नहीं करी थी, तो क्विज का भी पता नहीं था। मैंने आखिरी 15 मिनट में अटेंड किया था, 15-20 मिनट में, तो इतना अच्छा नहीं हुआ। मैं उसकी बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसी चीज तो है कि जो मैंने पढ़ाई नहीं थी और वो वहां पर आ गई थी। जी सर, तो मतलब बस वो फिर सर ऐसे ही हुआ बस। तो ये कोई वाइसली, समय मतलब मतलब ये सुबह 10 बजे कहाँ जाना होता है? मतलब मेहमान सुबह 10 बजे आ जाते हैं वहां पर गांव में? नहीं नहीं सर, अब्बू की गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो वो भी बनवाने गया था, तो वो मैकेनिक के पास भी लेके गया था, तो इस तरीके से टाइम वो जो है ना नहीं मिल पाया मुझे। और मेहमान भी आए हुए थे, तो इस जो है ना इस तरीके से नहीं अटेंड कर पाया था लेक्चर भी। तो ये क्विज जो है ना इतना अच्छा नहीं हुआ, बाकी पहला वाला तो फिर भी सही हुआ। पहले वाला तो सामने रखा हुआ था ना, जो भी था आंसर वो सामने रखा हुआ था, तो इसलिए वो पूरे नंबर आ गए। उसमें कमाल थोड़ी था तो। नहीं नहीं सर, अब मैं यही सही कह रहा हूँ सर। वो बिल्कुल अभी नेक्स्ट जो क्विज होगा इंशाल्लाह, उसमें तो आज इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। 12:30 बजे है फिर क्विज दोबारा। जी सर, इंशाल्लाह इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी नोमान, आप बताएं जरा, तुम्हारा मुझे लगता है कि सीपीए तुमने सबमिट नहीं किया, या पता नहीं, मेरे पास तो आया नहीं है तुम्हारा। सर मैंने जो है वो 3 जुलाई को भी सेंड किया था। उसके बाद जब डेट एक्सटेंड हुई, उस एक्सटेंडेड डेट को भी मैंने वो सबमिट करवाया था। या तो तुम्हारा नुमान, और दूसरा कौन है, नबील है शायद। हाँ, या तो नबील का शायद सबमिट नहीं हुआ है। तो मैं देख लूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, तो दोबारा भेज देना। लेकिन मैं पहले, मुझे चेक कर लेने दो। आ, तुम्हें क्विज कैसा लगा जरा बताओ।
नुमान तुमसे पूछ रहा हूँ, जी सर। क्विज कैसा लगा पिछला? लास्ट क्विज तो सर मैं लास्ट क्लास नहीं ले सका था, ये जो सेकंड मॉक क्विज है, फर्स्ट मॉक मैंने दिया था, वो बस यही था कि अगर लेक्चर लिए हुए या पढ़ा हुआ है तो उसके मुताबिक तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो पहले हमें जो है वो ऑलरेडी क्विज़ की वो जिसका आपने पहले शेयर किया हुआ था, तो उसमें से पढ़ के या कुछ करके जो है वो उसी में से ही आ रहे थे पहले वाले तो। हाँ, तो ये तो जरा अलग से थे ना, ये तो तुमने जब दिया नहीं तो तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि क्या था उसमें। सेकंड मॉक तो नहीं किया, फर्स्ट वाला मैंने किया था सर, जो फर्स्ट हुआ था पहला पहला। जी, कि तुम लोग मतलब 10-10 मिनट 15-15 मिनट लेट आने की आदत क्यों है तुम लोगों को? ऐसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जरा बताओ पिछला क्विज कैसा लगा तुमको? तुम्हारे नंबर तो बहुत कम है। जी, एसल बेग, जी जी बोलो एसल। जी सर, मेरी तरफ से तो सही था, अब पता नहीं सर। नंबर मतलब सही था लेकिन नंबर नहीं आया, यूं? मैंने नंबर नहीं दिए? सर, पता नहीं सर। पता नहीं मतलब क्या है? मतलब ऑनलाइन जब क्विज होता है तो उसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है कि इसमें मैं किसी के साथ ज्यादती या कमी पेशी नहीं कर सकता उसमें। तो अगर एक आप ही की क्लास का एक स्टूडेंट अगर पूरे 15 सॉल्व करके आ जाता है और आप नहीं कर पाते तो इसका मतलब क्या हुआ कि गलती किसके एंड पे है? रावेल जो है वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैंने रिजल्ट लगाया हुआ है वहां पर, चेक कर लो, उसके पूरे 15 नंबर आए हैं। और अगर तुम्हारे 3 नंबर आते हैं तो इसमें किसका कसूर है? मेरा? नहीं सर, हमारा ही कसूर है सर। फिर उसको सही कौन करेगा ये मुझे बता दो थोड़ा सा तुम लोग, ये मेरी समझ में नहीं आ रही अभी भी बात कि तुम लोग एक तो सीरियस अभी तक नहीं हो रहे हो। तुम्हारा नेक्स्ट वीक जो है वो ईद के फौरन बाद फाइनल एग्जाम है, ये पता है तुम लोगों को? शेड्यूल लग चुका है, मेरा ख्याल है आ गया होगा तुम लोगों को ईमेल से। जी, नहीं सर, आया नहीं है वो, देख लूंगा सर। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ईद के फौरन बाद है तुम लोगों का फाइनल एग्जाम जो है। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस और हैं आज के बाद, मंडे और वेडनेसडे। तो इसमें मैं रिपीट रिवाइज करूंगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं है तो वो आपने क्लियर करना है, नहीं करेंगे तो फिर आपकी मर्जी है। अब मैं मजीद किसी का इंतजार नहीं करूंगा। लेट्स स्टार्ट। सो जो है चैप्टर 7 है, मैंने भी जब लास्ट लास्ट वीक में मैंने पोस्ट जब लगाई थी तो मैंने इसका नाम रिवीजन रखा था। लेकिन मैंने फिर इसका नाम चेंज इसलिए किया कि कल को कहीं आप ये ना कहें कि जी ये चैप्टर 7 और 8 और 9 और ये तो पढ़ाए नहीं थे तो आपने उठा के उसको हमने दे दिया। वजह ये है कि ये नया चैप्टर नहीं है, ये हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, ये उसी की एक तरह से रिवीजन है। तो वो मैंने जो रिवीजन लिखा था वो इसी कॉन्टेक्स्ट में रखा था। तो आगे भी जो है वो शेड्यूल मैनेजमेंट है, फिर शेड्यूल कंप्रेशन की बात है, और उसके बाद लीडरशिप। तो लीडरशिप जो है वो हमने लास्ट क्लास में जो रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर एज अ लीडर डिस्कस किया था। तो वही सारी चीजें हैं उसमें, कुछ एक आध चीज होगी जो कि नई लगेगी, बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये आज मंडे और मैक्सिमम वेडनेसडे को तक जो है वो आ, सारी चीजें इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। तो एक तरह से यूँ समझें कि आपको एक टिकट में 2 मजे मिल गए हैं कि आपके 10 चैप्टर जो हैं वो भी कवर हो गए, और दूसरे जो मैं नॉर्मली पीएमआई के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताता हूँ वो भी सारे जो 10 नॉलेज एरियाज हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। तो ये सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल है कि इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। अब जिस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन जब आते हैं तो इसमें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती ज़रूर है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे जब कोई लेट आता है तो
ब्लिंकिंग होने लगती है तो वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है। लेकिन जब हम क्लास में फिजिकली बैठे होते थे तो दरवाज़ा बिल्कुल सामने होता था, तो हर 2 मिनट बाद एक बंदा टहलता हुआ चला आता है। तो इस वजह से मसाइल होते हैं। तो इस वजह से सारी चीज़ें भी हम प्रॉपरली कवर नहीं कर पाते। बट एनीवेज, सो मैनेजिंग रिस्क, इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ आती है। तो अगर हम इस डायग्राम को, इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो वी आर हियर एट द मोमेंट। 6 चैप्टर हम कर चुके हैं यहाँ से, ये 7वां हो जाएगा, फिर उसके बाद 8, 9 और यहाँ पर है आपका 10वां चैप्टर। आइडियली तो हमें इसके एंड पे ये सब कवर कर लेना चाहिए। और अगर मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया इसलिए नहीं था कि वरना मैं वो पीएमआई वाला पर्सपेक्टिव जो है वो इसमें इसके अंदर ही बिल्ट इन करके और इसको हम चला लेते। बट एनीवेज अभी भी कोई इतना बुरा मसला नहीं है, कोई ऐसी इशू नहीं है। अब जो रिमेनिंग 4 चैप्टर हैं वो आपके पास बुक भी मौजूद है, प्रेजेंटेशंस भी अवेलेबल हैं, तो यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट योरसेल्फ। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, अनसर्टेनिटीज का नाम रिस्क होता है। उसके बाद कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोएक्टिव अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज इंटरनल इवेंट्स एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स दैट अफेक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ अ प्रोजेक्ट सक्सेस। What can go wrong? How to minimize the risk events impact consequences? What can be done before an event occurs? Anticipation या precaution जिसको आप कहते हैं। What do we do? What to do when an event occurs? That is contingency plan। तो ये 4 चीज़ें हैं इसमें रिस्क मैनेजमेंट में, जिसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बेनिफिट्स क्या हैं इसके? प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव अप्रोच। आप प्रॉब्लम आने से पहले उसका सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने प्रॉपरली की हो तो। सरप्राइजेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी आपको फेस नहीं करने पड़ते। प्रिपेयर्स द प्रोजेक्ट मैनेजर टू टेक एडवांटेज ऑफ एप्रोप्रिएट रिस्क, प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ओवर द फ्यूचर। आपका फ्यूचर आपके अपने हाथ में होता है। जो लोग यहाँ पर पढ़ के नहीं आते हैं या पढ़ते नहीं हैं क्लास में, वो जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर फिर उनको, मेरे पास एक स्टूडेंट कीट का ऐसा भी है जिसको समझा समझा के थक गया था, लेकिन उसे चीज़ें समझ में नहीं आती थी। उसने जैसे तैसे करके डिग्री तो ले ली, लेकिन 2 साल तक उसको जॉब नहीं मिली थी क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, तो जॉब नहीं मिली। जॉब नहीं मिली तो फिर मेरे पास 2 साल बाद रोता हुआ आया कि सर आप मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि अब कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि डिग्री तुम्हारे पास है। अब तुम अपने सिर्फ जो भी आपके जो तुमने पढ़ा है उसके हवाले से अपने कॉन्सेप्ट्स को अब खुद से क्लियर करो, क्योंकि अब टीचर जो है वो अब आपके साथ इंगेज नहीं हो सकता। ये आपका टाइम होता है जिसमें आप टीचर को एंगेज कर सकते हैं, टीचर से सवाल जवाब कर सकते हैं। वंस यू आर आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट तो टीचर नॉर्मली बहुत ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड नहीं कर सकेगा समझाने के लिए। So this is time for you to get hold of the things so that you don't face any difficulties while you are when you start looking for job और especially interviews में। ये जितना मैंने अब पढ़ाया है अब तो मतलब ये कि ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। क्लास अटेंड नहीं की है डजंट मैटर, जाके क्लास को अटेंड कर लो, उसमें वीडियोज इसको चला के देख लें और उसमें देखें कि क्या मसला है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मंडे ट्यूसडे की क्लास में तुम लोगों की तरफ से सवाल आने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो मतलब मैं खुशफहमी का शिकार हूँ कि मैंने इतना अच्छा पढ़ाया कि सवाल ही नहीं आ रहे हैं, और या ये कि तुम लोगों में मतलब अभी भी वो सीरियसनेस नहीं आई है कि तुम लोग सवाल पूछो, इसका मुझे अफसोस रहेगा। उसके बाद कहता है जी इम्प्रूव्स चांसेस ऑफ रीचिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स विद इन बजट एंड ऑन टाइम। तो ये जो लास्ट सेंटेंस है उसका जो अगर ये लिखूं इम्तिहान में कि इस पूरे सेंटेंस को 2 लफ्ज में अगर समझाना हो तो इसको किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका आंसर बनता है ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स। ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स में आपको मैंने बताया था स्कोप, टाइम और कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो आपकी स्कोप है, बजट आपकी कॉस्ट है और टाइम इसमें आ गया। तो ये
ये इम्प्रूव चांसेस ऑफ रीचिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव विद इन बजट एंड ऑन टाइम का मतलब ये है कि आप ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं व्हेन यू गो थ्रू द रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं इस तरह के सवाल इसीलिए पूछता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकूँ कि तुम लोगों को कुछ आता भी है या सिर्फ मतलब रटी हुई चीज़ें हैं। तो जो मैंने बार बार कहा है कि क्विज में जो शुरू के क्विज़ेस में सबके मेजॉरिटी के जो है वो 10-10 नंबर इसलिए आ गए थे कि सामने सोल्यूशन रखा हुआ था। दैट वाज नॉट एग्जाम, वो बेसिकली आपने सिर्फ अपना दिल खुश किया और मैंने भी आपको दिल खुश करने का मौका दिया कि किसी तरह से आपने मोटिवेशन आए कि जी जब इतने नंबर आ गए तो हम थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन वो जो परफॉर्मेंस थी और फिर मतलब ये कि आपका जो मिड टर्म था उसमें आपको 5 घंटे मिले थे 2 घंटे के पेपर के लिए, दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग वेरी गुड। मेरे अपने ख्याल में तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये मतलब 5 घंटे का पेपर नहीं था। मैंने जब आपको सोल्यूशन करके बताया था यहाँ पर ये हार्डली आधे घंटे से ज़्यादा का पेपर नहीं था। जो एमसीक्यूज जो थे उसको अगर हम छोड़ दें तो एमसीक्यूज चार्ज चूंकि 1 घंटे का था तो इसलिए उसमें हो सकता है कि आधा पौना घंटा उसमें लग जाता और आधे घंटा इसमें, तो टोटल आपका 1.25-2 घंटे का पेपर था जिसके लिए आपको 5 घंटे मिले थे। और उसके बावजूद भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने नंबर नहीं लिए। तो देयर इज समथिंग सीरियसली ऑफ सीरियस कंसर्न। रिस्क मैनेजमेंट में जो चीज़ें होती हैं, एक तो ये रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी असेस करना होता है, उसके असेसमेंट के तरीके नीचे दिए हुए डिसीजन ट्री, एनपीवी, पर्ट, और फिर आपके पास फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ये मैं बता चुका हूँ, ये भी पिछले उसमें भी आपको बताया था। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट 2 साल पहले पास आउट किया हुआ है, वो मेरे पास रेगुलरली आता है अभी भी। तो वो जहाँ वो जीएसके में जॉब तो नहीं करता, वहाँ पर उसके मतलब एक प्रोजेक्ट है उस पर वो काम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इस एरिया में जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह भी अच्छी होती है और उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा होता है। तो ये फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस का मतलब ये है कि आपकी मशीन जो है अगर वो रुक गई है तो उसका क्या इफेक्ट और कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है, इसका एनालिसिस किया जाता है। पूरी पूरी डोमेन है। इस स्टेज पे हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में इसके हवाले से ज़्यादा बातें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं। एक था रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, फिर ये है रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एक सवाल मैं दूं तो सवाल को पढ़ के आपको समझना है कि यहाँ पर रैम जो यूज हुआ है वो रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स के हवाले से बात हो रही है या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स के हवाले से बात हो रही है। तो यही इसी तरह का कोई सवाल हो सकता है उसमें। यू मस्ट हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग कि ये रिस्क की बात हो रही है या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो you'll be able to solve it, otherwise you will not be able to solve the answer or the quiz. स्टेप 3 में रिस्क रिस्पॉन्स डेवलपमेंट, इसमें मिटिगेशन होती है, अवॉइड करना होता है, ट्रांसफर होता है जिसके लिए प्रीमियम वो आपका जो हम यूज करते हैं नॉर्मली ट्रांसफरिंग रिस्क के लिए आपका इंश्योरेंस परचेज जो करते हैं, जो जिसकी मैंने बताई थी एग्जांपल कि अगर आपका चाइना से ट्रांसफार्मर आ रहा है तो आप उसकी इंश्योरेंस इसलिए परचेज करते हैं ताकि आप अपना रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। और रिटेनिंग रिस्क का मतलब ये कि अब आपको हर हाल में फेस करना है। अब जब फेस करना है तो उसके लिए सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, और अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। कंटिजेंसी प्लान हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंटिजेंसी प्लान क्या होता है कि आपको अनफोर्सीन एक होता है नोन रिस्क होता है और कुछ अननोन रिस्क होते हैं। अननोन रिस्क के लिए आपके पास मैनेजमेंट रिजर्व होता है, नोन रिस्क के लिए कंटिजेंसी प्लान होता है, और एक और फिर चीज़ होती है जिसको कहते हैं वर्क अराउंड सोल्यूशन। और एक और सोल्यूशन ये है कि फॉल बैक प्लान होता है जिसको प्लान बी बोलते हैं। तो प्लान बी बना के रखते हैं ताकि अगर आप एक
पहला प्लान अगर फेल हो जाता तो आप प्लान बी के ऊपर स्विच कर जाते हैं, दैट इज फॉल बैक प्लान। और अगर कुछ नहीं होता तो फिर आपने जुगाड़ लगानी होती है, जिसको वर्क अराउंड सोल्यूशन कहते हैं। ये भी हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें। लेकिन अभी भी मैं जब पढ़ाते हुए कोई बात कर रहा हूँ तो अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो यू आर फ्री टू रेज क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस व्हाइल आई एम टेलिंग यू these concepts। उसके बाद कहता है जी रिस्क कंटिजेंसी प्लान, तो आपके पास कितनी तरह के रिस्क होते हैं, तो ये भी हमने डायग्राम से समझा दिया था कि टेक्निकल रिस्क होता है, शेड्यूल रिस्क होता है, कॉस्ट होती है, कॉस्ट का रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो ये मतलब इसमें पढ़ाने वाली बात कोई नहीं है, आपने इसको पढ़ना है, समझना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यूल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। नहीं होगा तो फिर आप वहाँ पर भी बैठ के बगलें झांकेंगे, सामने सब कुछ रखा होगा लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द पेपर। देखने इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि आपको कम से कम ये पता हो कि ये जो सवाल आया है इसका सोल्यूशन मुझे कौन सी स्लाइड से मिल सकता है, कौन से चैप्टर में इसका आंसर मिल सकता है। तो प्रोबेबली आप लोगों को जो फाइनल एग्जाम होगा वो 3 घंटे तो नॉर्मली होते हैं, लेकिन चूंकि ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है कि 4 घंटे तक का टाइम मिले। तो मतलब टाइम के हवाले से अगर हम बात करें तो टाइम बहुत होगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो फिर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अदरवाइज तो फिर आप वहाँ पर बैठ के सिर्फ मुझे गालियाँ देंगे, क्योंकि आप अपने आप को गाली तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपने तो आपके ख्याल में आपने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है और आपको सब आता भी है। तो मैंने शायद पढ़ाने में कोई कमी बेशी की है जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो। जो सोल्यूशन है उसमें ये होता है कि आपने या तो जो पॉजिटिव रिस्क होता है उसको एक्सप्लॉइट करना होता है, इन्हांस करना होता है, शेयर करना होता है एंड एक्सेप्ट करना होता है। ये आपको बताया भी था अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट टेक्टिक्स में, ये 4 चीज़ें आती हैं। एक्सप्लॉइट करना है, seek to eliminate the uncertainty associated with an opportunity to ensure that it definitely happens। उसके बाद है जी शेयर में कहता है जी allocating some or all of the ownership of an opportunity to another party who is best able to capture the opportunity for the benefit of the project। अब ये जो शेयरिंग यहाँ पर वही बात है कि आप जब इंश्योरेंस करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से तो इंश्योरेंस कंपनी इसीलिए इंटरेस्ट लेती है आपके प्रोजेक्ट में कि उसका बेनिफिट मिल रहा होता है। वो आपकी मोहब्बत में आपकी कंपनी को या आपके प्रोजेक्ट को इंश्योर नहीं करते हैं, तो और वो कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का जो बिजनेस है वो रिस्क मैनेजमेंट ही है। उसके बाद इन्हांस करना है तो टेकिंग एक्शन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी एंड और द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। पॉजिटिव अगर रिस्क है तो उसको आपने हर हाल में कैश करना है, बीइंग विलिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी दैट अकर्स बट नॉट टेकिंग एक्शन टू परस्यू इट। एक्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर मतलब एडवांटेजेस है तो आप उसको एक्सेप्ट करके उस एडवांटेज को हासिल करते हैं, और अगर नहीं है एडवांटेजेस है तो मतलब आप उसे एक्सेप्ट करके उसके लिए वर्क अराउंड सोल्यूशन ढूंढते हैं कि मतलब इसकी जुगाड़ करके किसी तरह से उस रिस्क से जान छुड़ाई जाए। कंटिजेंसी फंडिंग, उसमें मैंने आपको बताया था कि जी कंटिजेंसी फंडिंग में मैनेजमेंट रिजर्व भी अवेलेबल होता है। आप बाकी जो है वो आप अपने प्रोजेक्ट रिस्क को आइडेंटिफाई करके अननोन रिस्क को भी आप कवर करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए आपको बजट में रिजर्व्स रखने पड़ते हैं जो कि कंटिजेंसी रिजर्व्स कहलाते हैं। और उसके बाद जो अननोन रिस्क होते हैं उनके लिए मैनेजमेंट रिजर्व्स भी रखते हैं। सो ये उसका डिस्क्रिप्शन भी साथ में दिया है। टाइम बफर्स, अमाउंट्स ऑफ टाइम यूज्ड टू कंपनसेट फॉर अनप्लान्ड डिलेज इन द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। तो अनप्लान्ड डिलेज क्या था, जैसे अब कोविड-19 हुआ तो 19 मार्च से आपका जैसे इंस्टीट्यूट बंद हो गया, मतलब आपके हवाले से तो 26 फरवरी से ही जब ये केस आया था पहला तो उसके बाद से तकरीबन शुरू उसके बाद 1 हफ्ता क्लास चली थी, और उसके बाद
आप लोगों की तो छुट्टी हो गई थी और हम लोगों की छुट्टी जो शुरू हुई थी फिर वो 19 मार्च से उन्होंने छुट्टी दी थी। वो अनप्लान्ड था सारा। तो आपने मतलब जब ये सेमेस्टर शुरू हुआ था तो आपको पूरे सेमेस्टर का जो टाइम टेबल मिला था वो सारा हौच पौच हो गया, लेकिन फिर भी उसको फिर हमने किस तरह से कवर किया ऑनलाइन जाके। तो शुरू शुरू में उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी आई होंगी पिछले सेमेस्टर वाले में और उसके बाद, लेकिन ये जो सेमेस्टर था चूँकि अब हम उसकी एक्सपीरियंस भी हो गया तो हमारे लिए सारा काम बड़ा स्मूथली चला और उसमें कोई इश्यूज नहीं आए। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये जो हम क्लास में एक्टिविटीज कर रहे हैं ये इसको इन सबको अगर आप प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखने सोचने समझने की कोशिश करेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू कि जो बात हो रही है उसमें वाकई सेंस है या नहीं है। उसके बाद कहता है जी रिस्क रिस्पॉन्स में आपको रिस्क कंट्रोल करना है, एस्टेब्लिशिंग ए चेंज मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ जो एक नया कॉन्सेप्ट इसमें जो आ रहा है, कहने को नया है लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, वो है चेंज मैनेजमेंट सिस्टम। ये अलग से नॉलेज एरियाज में चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग से इन्होंने नहीं रखा पीएमआई ने। इट इज़ वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैनेजिंग रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है जी, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग रिस्क, fostering an open organization environment, repeating risk identification assessment exercises, assigning and documenting responsibility for managing risk। तो ये जो चेंज मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें एक्चुअली होता ये है कि आपका जो कस्टमर है वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक नई फरमाइश लेकर आएगा। तो चूंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ही आपको पेमेंट करेगा प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आपने उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको टर्न डाउन नहीं करना होता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है उस रिक्वेस्ट को। लेकिन उसको कंट्रोल करने का तरीका ये कि उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो मसाइल आएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ आपको उसमें ये भी देखना होता है कि इस चेंज की वजह से ओवरऑल मेरा रिस्क जो है वो तो बढ़ तो नहीं रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो उसके उसके हवाले से फिर टाइम और कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर वो फरमाइश लेकर आता है तो बेसिकली वो स्कोप को चेंज कर रहा है। जब स्कोप चेंज होगा तो टाइम और कॉस्ट ऑटोमेटिकली उसमें चेंज आएगा। तो वही उसी चीज का नाम ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स है, और वो ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स आपका कॉन्सेप्ट उसके हवाले से क्लियर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मतलब आप उसकी चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा तब फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और फिर आपके अपनी जो कस्टमर है उससे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। सो इसने आखिरी वाला जो इसमें लाइन है वो यही कहता है कि एक तो आपने रिपीट करना रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट एक्सरसाइजेस के जो आपने पहले प्लान बनाया था रिस्क मैनेजमेंट का, इस चेंज की वजह से अब वो उसको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा और उसके इम्पैक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी के कितना चांसेस हैं कि अब ये रिस्क बढ़ेगा या कम होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपने देखना है। और उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करके और जो उसका रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के उस काम को करना होता है। चेंज कंट्रोल सिस्टम प्रोसेस, आइडेंटिफाई प्रपोज चेंजेस, list expected effects of proposed changes on schedule and budget, review, evaluate and approve or disapprove of changes formally। अगर आपने अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है ये आपके अपने इख्तियार में होता है। तो लेकिन उसके लिए आपके पास जस्टिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर को ये बता सकें कि देखें अगर आपने ये चेंज आप जो चाह रहे हैं वो मैं करने को तो तैयार हूँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट यहाँ यहाँ पैसों के हवाले से इतना चेंज आएगा और इतना इम्पैक्ट आएगा, और अगर शेड्यूल जो है वो आपका डिले भी हो सकता है। तो अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उससे आप उसको साइन करवा लेते हैं उस डॉक्यूमेंट पे, और जब वो साइन कर लेता है तो फिर जिम्मेदारी सारी उसके ऊपर चली जाती है, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब इसकी वजह से आपको निगोशिएट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ चेंज, कंडीशन एंड कॉस्ट, इसमें आपको अपने कस्टमर से निगोशिएट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। नॉर्मली वो चेंज चाहेगा, अपना आपका जो कस्टमर है वो चेंज तो चाहेगा, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो बेयर करने को तैयार नहीं होगा। वो बोलेगा कि नहीं ये तो आपने खुद करना है इसको। तो वो आपको उसे आपको अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आप उसको कन्विंस कर सकोगे, नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू कन्विंस हिम टू फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू बी अवॉइडेड।
कम्युनिकेट चेंजेस टू पार्टीज अफेक्टेड, जो लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं, जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, उसको सबको कम्युनिकेट करना है कि जी ये चेंज प्रोजेक्ट में आ रहा है। असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग चेंज, जो आपका प्रोजेक्ट टीम का बंदा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। एडजस्ट मास्टर शेड्यूल एंड बजट, जो आपने प्लानिंग के टाइम पे जो पूरा शेड्यूल और बजट मैनेजमेंट सॉरी कॉस्ट मैनेजमेंट वाले जो पूरे कॉन्सेप्ट थे उनको दोबारा से रिव्यू करके और उसमें उस चीज को अकोमोडेट करना है जो कि अब आया है एट अ वेरी लेटर स्टेज इन द प्रोजेक्ट बाय द कस्टमर। ट्रैक ऑल चेंजेस दैट आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, और उसका जो ट्रैक है, ट्रैकिंग आपको करनी है कंटिन्यूअसली। उसके लिए रिस्क रजिस्टर मेंटेन होता है, उस रिस्क रजिस्टर में आप उसको डॉक्यूमेंट करके और उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। इसके लिए जो एक चेंज मैनेजमेंट का एक टेम्पलेट भी होता है, जिस तरह मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के टेम्पलेट्स आपको भेजे हुए भी हैं, आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको चेक करें। तो इस तरह के जो टेम्पलेट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और उनको जितना आप अच्छी तरह से कंपाइल करना सीख जाते हैं उतना ही आपके पास बेहतर कंट्रोल आ जाता है प्रोजेक्ट को मैनेज करने का। Benefits of change control system: inconsequential changes are discouraged by the formal process. इससे फायदा ये होता है कि जो आपका जो कस्टमर जो चेंज लेकर आना चाह रहा है प्रोजेक्ट में, उसको जब फॉर्मल प्रोसेस से आप गुजारते हैं, उसमें साइन लेते हैं उससे, कस्टमर से, तो साइन करने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन में। उसमें फिर आपको इश्यूज नहीं आते, या आपको अपनी मैनेजमेंट को नहीं बताना पड़ता है कि जी ये इसका इम्पैक्ट जो है वो इतनी कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि आप उसको दिखा सकते हैं अपनी मैनेजमेंट को कि ये मेरी अपनी मर्जी से मैं ये चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो आपकी मैनेजमेंट जो है उसको फिर उसके ऊपर आपसे आर्ग्यू नहीं करती। कॉस्ट ऑफ चेंजेस आर मेंटेन्ड इन ए लॉग, जितनी भी चेंजेस आ रही हैं कॉस्ट की, वो आप वो रिस्क रजिस्टर में उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करके उसमें डॉक्यूमेंट कर देते हैं। इंटेग्रिटी ऑफ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस मेजर्स इज मेंटेन्ड। आपका जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो चूंकि आपने फिर दोबारा रिव्यू किया होता है, तो वो फिर आपका बिल्कुल इंटैक्ट हो जाता है टाइम के साथ और कॉस्ट के साथ। एलोकेशन एंड यूज ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट रिजर्व फंड्स आर ट्रैक्ड, उसकी ट्रैकिंग आसान हो जाती है, जो भी आप पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद कहता है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन इज क्लैरिफाइड, जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसको भी क्लियर होती है चीज़ें कि मुझे जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है इस चेंज की वजह से, तो वो उससे वेल अवेयर होता है। तो जब वो अवेयर होता है तो उसके लिए फिर आर्ग्यूमेंट नहीं रहता कि जी मुझे तो पता नहीं था कि ये चेंज आया है। आप उसको कम्युनिकेट कर देते हैं एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 90% टाइम आपका जो है वो कम्युनिकेशन में यूज होता है। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इज विजिबल टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, जितनी भी आपकी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सब तक जो है वो इसके चेंजेस, इफेक्ट ऑफ चेंजेस पहुंचाए जाते हैं, उनको बताया जाता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज इज मॉनिटर्ड, और आपका चूंकि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जो काम है वो उस चेंज को इम्प्लीमेंट होते हुए और उसके इम्पैक्ट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है, क्योंकि उसके होने से जो कॉस्ट और बजट में जो चेंजेस आती हैं उसको आपने क्लोजली मॉनिटर करना होता है। स्कोप चेंजेस विल बी क्विकली रिफ्लेक्टेड इन बेसलाइन एंड परफॉर्मेंस मेजर्स, और वही चीज़ जो आपका स्कोप जो है उसमें चेंजेस चूंकि आपने की है, तो उस स्कोप चेंज की वजह से जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बेसलाइन और शेड्यूल बेसलाइन जो है वो चेंज हो जाती है। उसको फिर आपने उसका एस कर्व और ये सारी चीज़ें दोबारा बनानी है। उसके बाद दिस इज इट, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आई है। कुछ टर्मिनोलॉजीज इसमें हैं और ये आपका एक तरह से समझने के असाइनमेंट है। ये व्हाट इज रिस्क सिवियरिटी मैट्रिक्स, सिनेरियो एनालिसिस, ये दो टर्म्स हमने डिस्कस नहीं किए इसमें, लेकिन दिस इज योर रीडिंग असाइनमेंट। पढ़कर आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आप अगर नहीं समझ में आता है तो पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने पढ़ लिया और आपको आता है।
ये इसलिए ज़रूरी है कि मैं हर क्लास में आपसे कहता हूँ कि ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन पढ़ता नहीं है। जब तक उसको एज एन असाइनमेंट नहीं दूंगा तब तक आप उससे, मुझे उम्मीद यही है कि आप उसको नहीं पढ़ेंगे। सो दिस इज अबाउट चैप्टर 7। और ये मैं एक्चुअली लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ी से आगे जा रहा हूँ, मैं तेज़ी से आगे नहीं जा रहा, बल्कि एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली नई चीज़ें कोई भी नहीं है। दीज आर ऑल वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये एक तरह से रिवीजन है उसमें बहुत सारी चीज़ों का। तो लेकिन लेट्स सी के हाउ इट वर्क्स। अब ये है रीशेड्यूलिंग रिसोर्सेज एंड शेड्यूलिंग रिसोर्सेज एंड कॉस्ट्स। कॉस्ट मैनेजमेंट और शेड्यूल मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर 8 है। इसमें ये हमने बहुत शुरू में ही इसको पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। बहुत डिटेल में हमने इसको किया हुआ है, इसलिए कोई इसमें नई चीज़ नहीं देखेंगे। ये अभी हम 7वें चैप्टर से अब हम आ गए हैं यहाँ पर। चूँकि हमें नेटवर्क डायग्राम वगैरह और उसकी एस्टिमेशन वगैरह सबसे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो अब आपको ये और इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो रिड्यूसिंग ड्यूरेशन। तो आपको जो शेड्यूल कंप्रेशन के जो टेक्निक है कि रिसोर्स लेवलिंग एंड या सॉरी फास्ट ट्रैकिंग और क्रैशिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें रिड्यूसिंग ड्यूरेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में आएगा। और ये जो लीडरशिप 10वां चैप्टर है, ये बेसिकली आपका जो हमने लास्ट लेक्चर था वेडनेसडे वाला, उसमें जो हमने पढ़ा था आपका रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसमें जो आपकी टीम है उसमें आप एज ए लीडर काम कर रहे होते हैं। तो ये वो वाले चैप्टर्स हैं। तो इसमें कोई हम नई चीज़ सिवाय दो चार छोटी छोटी चीज़ों के कोई नई चीज़ हम नहीं सीखेंगे। सो नई चीज़ नहीं सीखेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ना नहीं है, बल्कि हम इसको एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव डन। Resource problem, resources and priorities. Project networks times are not scheduled until resources have been assigned. तो जब तक आप रिसोर्सेज असाइन नहीं करते हैं तो आपका शेड्यूल जो है वो इनफेक्टिव रहता है, क्योंकि आप उस शेड्यूल के हवाले से काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ना मटेरियल अवेलेबल है ना उसको काम करने वाले लोग अवेलेबल हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको उसको मेक श्योर करना पड़ता है कि दे आर ऑल अवेलेबल ऑन टाइम, so that your project does not slip from your hands and the costs are maintained. दूसरा इसमें कहता है कॉस्ट एस्टिमेट्स आर नॉट अ बजट until they have been time phased. और ये देखें आपने कि यहाँ पर जब इसने ये कहा तो यहाँ पर इसने शेड्यूल की बात की और यहाँ पर कॉस्ट की बात की। तो इसमें कहा कि जब तक रिसोर्सेज, अब ये जो OPM 3 मैंने बताया था बहुत शुरू के लेक्चर्स में, जो PMI का जो कॉन्सेप्ट है उसमें, तो ये बेसिकली वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स जो बोलते भी हैं, तो उसका रीज़न ये है कि मुझे एक मिनट के लिए ज़रा सा मुझे टाइम दें। नबील साहब जो हैं वो आज भी नहीं आए हैं और मेरे पास बेसिकली उसकी ही असाइनमेंट नहीं है, तो मैं इसी वजह से मैं ज़रा देखना चाह रहा था कि वेदर ही इज़ अवेलेबल। So I think he is not coming in the class for the last 2 weeks. Last 2 sessions में भी नहीं थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो OPM 3 मॉडल है उसमें सिर्फ ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स की जो 2D और 3D मॉडल है उससे चीज़ें बढ़ा दी गई थी। तो उसमें क्या क्या था, जो 2D मॉडल था उसमें टाइम, कॉस्ट और स्कोप था। फिर 3D मॉडल में क्वालिटी को ऐड किया गया। और फिर OPM जब 3 आया तो उसमें फिर आपने उसमें रिसोर्सेज को ऐड किया और कम्युनिकेशन इज ऑल्सो। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो भी चीज़ें आपके हाथ से स्लिप होती हैं। और रिस्क एंड रिसोर्सेज, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ मैं
मेरे सामने उसकी डायग्राम नहीं है, तो ये नहीं है कि आप इसको मतलब मेरे कहने पर आंख बंद करके ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जाके चेक भी करेंगे कि मैंने क्या कहा। तो वो OPM3 में आपको रिस्क्स और रिसोर्सेस और इन दोनों के ऊपर आपको ऐड करना होता है 4 जो पहले के जो पैरामीटर्स थे, स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी। तो उसमें रिस्क और रिसोर्सेस को जब ऐड करते हैं तो वो आपका OPM3 मॉडल बनता है। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहा है ये बेसिकली OPM3 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि ये जब तक रिसोर्सेज असाइन नहीं होते हैं तो शेड्यूल कंप्लीट नहीं होता, और जब कॉस्ट आप एस्टिमेट लगाते हैं तो उसमें जब तक उसको टाइम के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग प्रॉपर नहीं करते तो वो बजट जो है वो बजट नहीं कहलाता उससे पहले तक। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये आपकी चीज़ें बिल्कुल सही तरह से हों। इसके बाद ये कहता है जी पिछली क्लास में अगर याद हो रिसोर्स मैनेजमेंट जब हम पढ़े थे तो मैंने बताया था कि एक रिसोर्स स्मूथिंग होती है और एक होती है रिसोर्स लेवलिंग। इसकी डायग्रामेटिक मैंने आपको पूरी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, और जो अपडेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसके लिए मैंने जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन नटशेल था वो मैंने दोबारा पिछले वाले को रिमूव करके और नया वाला ऐड कर दिया है। तो वो पिछले वीक को जो आप LMS में जाके पिछले वीक को नहीं बल्कि ये सॉरी वेडनेसडे के बाद देखेंगे तो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। वो मैंने अपडेट करके उसमें डाल दिया है। उसको सिर्फ डाउनलोड करके तावीज़ बना के गले में नहीं पहनना है, उसको डाउनलोड करके उसको चेक कर लेना का उसमें है या नहीं है। तो वो मैंने सारी चीज़ें उसमें डाल दी हैं। तो उसमें डायग्राम से आपको समझाया हुआ है कि रिसोर्स स्मूथिंग और रिसोर्स लेवलिंग क्या होती है। एक्चुअली इसका एक प्रॉब्लम भी है, मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्लास में इसकी एक वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा रिसोर्स लेवलिंग के हवाले से, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि रिसोर्स लेवलिंग या रिसोर्स स्मूथिंग किस चिड़िया का नाम है, और क्लियर हो जाएगी वो उस एग्जाम्पल से। सो probably it will be done on Monday. उसके बाद कहता है जी रिसोर्स कंस्ट्रेंट शेड्यूलिंग। तो वो जो क्रिटिकल चेन का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ये उसकी बात कर रहा है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट शेड्यूलिंग, ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट में बी इंक्रीज बाय डिलेइंग द लेट स्टार्ट ऑफ सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज इफ रिसोर्सेज आर नॉट एडिक्वेट टू मीट पीक डिमांड्स। तो आपकी जो पीक डिमांड है अगर वो मीट नहीं कर पाते हैं तो आपके रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स आते हैं। उन कंस्ट्रेंट्स को फिर इसने बताया है कि 4 तरह के टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स में कहता है कि जी टेक्निकल और लॉजिक कंस्ट्रेंट्स, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स एंड काइंड्स ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। तो काइंड्स ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स में देता है कि लोग होते हैं, पीपल होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं। अब ये कंस्ट्रेंट की जब बात कर रहा है और पीपल के जब कह रहा था इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था और उसमें कोई किसी साहब को खुदा न खास्ता, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि टीम में से किसी को कोविड-19 हुआ और उससे फिर उसकी डेथ हो जाती है, तब ये अब आपका जो पूरा रिसोर्स है वो एक आउट हो गया, या आपके जो पूरी टीम है उसमें से कोई बंदा रिजाइन करके चला गया। तो अब आप उस कंस्ट्रेंट को कैसे मीट करेंगे, ये आपके पास इसकी पूरी वर्किंग होनी चाहिए, और वही रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाती है। तो ये फिर आपका बेसिकली वही कंटिंजेंसी इसी चीज़ का नाम है कि आपके पास सोल्यूशन पहले से मौजूद होना चाहिए। आपको अपनी टीम के हर मेंबर को इसी तरह से एनालाइज करके रखना है कि जब कभी आपके पास इस तरह का कोई इशू आता है तो यू आर इन अ पोजीशन टू मीट दोज इवेंचुअलिटीज विदाउट एनी हिच, मतलब आपका प्रोजेक्ट ना रुके। तब तो आप कह सकते हैं कि यस आई एम अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, अदरवाइज you will be responsible because at the end of the day आपका जो कस्टमर है और आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपकी टीम मेंबर को नहीं आपको पकड़ेगी। तो अब आप वहाँ पर बैठ के उसको ये नहीं कह सकते कि सर ये इसने काम नहीं किया। तो टीम में आपका जो 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 मैनेजमेंट है वो यही कहेगी कि अगर हमें ही इसको काम करने पे मजबूर करना है या हमें ही इससे काम लेना है तो फिर तुम यहाँ पर क्या मतलब सिर्फ बीच में एक डाखाने वाला काम कर रहे हो कि नीचे की बात आई तो ऊपर पहुंचा दी और ऊपर की बात आई तो नीचे पहुंचा दी। तो इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग योर पार्ट ऑफ द जॉब।
तो व्हाट इज द पॉइंट इन कीपिंग यू इन टच विद द जॉब, तो फिर आपको फारिग कर देते हैं। तो यू हैव टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स। टेक्निकल और लॉजिक कंस्ट्रेंट्स में जैसे आपका नेटवर्क सीक्वेंस अगर गलत बना हुआ है, उसमें डिपेंडेंसीज को आपने आगे पीछे उल्टा सीधा कर दिया, तो आपका प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। फिजिकल कंस्ट्रेंट्स एक्टिविटीज दैट कैन नॉट अकर इन पैरेलल और आर अफेक्टेड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल और एनवायरमेंटल कंडीशंस। आपके जो बहुत सारी जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती हैं, तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था जब हम प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर एक टर्म यूज होती है फोर्स मेजर। फोर्स मेजर जो है वो आपकी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स में आता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स में आपकी एब्सेंस, शॉर्टेज और यूनिक इंटर relationship and interaction of characteristics of resources that require a particular sequencing of project activities। आपके जो resources हैं, जब आपको उस resource की requirement है, चाहे वो material resource हो या टीम मेंबर की requirement हो, तो आपके पास ये सारी चीजें जब उसकी जरूरत है उस वक्त आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नहीं होगा so you will be in deep trouble। इसके बाद कहता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। शेड्यूलिंग में क्या क्या उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग अ प्रायोरिटी मैट्रिक्स विल हेल्प डिटरमाइन इफ द प्रोजेक्ट इज टाइम और रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो जिस जगह पर आपको रिसोर्स में या टाइम में कोई इश्यूज हैं, तो उनको आप प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये कि ऐसी एक्टिविटी को फिर आप जो शेड्यूलिंग है उसमें आगे पीछे करके ऐसी जगह रखते हैं जब वो रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स और कॉस्ट जो है वो उस काम को करने की अवेलेबल हो। तो चाहे फिर भले से पहले आ रही हो या उसकी शेड्यूल टाइम से बाद में भी आ रही हो, तो आपने उसकी बेसिकली एक तरह से यूँ समझ लें कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पुराने ज़माने की अगर रोमन मूवीज देखी हो जिसमें वो जो है वो 6 और 8 घोड़े बंधे होते थे और पीछे एक गाड़ी होती है, तो वो जो 6 घोड़े होते हैं उनकी सबकी बागडोर जो है वो उस बंदे के हाथ में होती है, जिसको उर्दू में कोचवान बोलते हैं या राइडर बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसके हाथ में उसकी सारे घोड़ों की लगाम जो है उसके हाथ में होती है। तो वो उनको इस तरह से लेके चलता है कि सारे घोड़े सिंक्रोनाइज होके चल रहे होते हैं। तो उसमें अगर उसके हाथ, तो यहाँ पर भी आपको जो 10 नॉलेज एरियाज हैं, इन सब की बागडोर आपके हाथ में होती है। अब इनको आपने किस तरह से कौन सी चीज कब उसको ढील देनी है, कब उसको खींचना है, ये आपके अपने हाथ में होता है। इसी चीज का नाम जो है वो कंस्ट्रेंट्स है। और इन कंस्ट्रेंट्स को आपने किस तरह से मैनिपुलेट करना है इन योर ओन एडवांटेज, इस चीज का नाम है बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट। तो टाइम कंस्ट्रेंट एंड देन दिस रिसोर्स कंस्ट्रेंट। ये इसका जो मैंने घोड़े वाली एग्जांपल दी है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको याद रखने के हवाले से। रिसोर्स एलोकेशन मेथड्स में लिमिटिंग असम्पशंस, रिस्क असम्पशंस। लिमिटिंग असम्पशंस में कहता है कि स्प्लिटिंग एक्टिविटीज इज नॉट अलाउड। once an activity is start it is carried to completion। अब ये है कि जैसे आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पढ़ के अगर वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो तो एंड तक जाते हैं, अदरवाइज तो आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, किताब बंद करो। आप जब बंद करते हैं तो फिर जब आप उसी सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ने के लिए बैठते हैं, चूंकि पहली मरतबा आपने उसको एंड तक कंप्लीट नहीं किया था, तो जब नेक्स्ट टाइम जब आप उसको उठाएंगे तो आपको फिर सारी चीजें दोबारा शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप वन सिटिंग में बैठ के उसको एंड तक कंप्लीट कर लें, तो जब आप दोबारा उसको बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो अब आपको रिवाइज करने के टाइम पे फिर इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बीच में जब आप छोड़ देते हैं तो आपको दोबारा से सारी चीजों को रिकॉल करना पड़ता है और फिर आप चीजों को आगे लेके चल पाते हैं। इसी तरह से ये जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं
तो इसमें भी आपने ये सारी चीज़ों को जहन में रखना होता है कि अगर हमने इसको बीच में छोड़ दिया तो जब नए सिरे से दोबारा करने पर आएंगे तो उसमें हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को रिविजिट करना पड़े और उससे फिर हमारे जो कॉस्ट है या टाइम है वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगा. लेवल ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी कैन नॉट बी चेंज्ड. ये बेसिकली लिमिटिंग असम्पशंस का मतलब यही है कि आपको जब आप प्लानिंग करते हैं तो ये लिमिटेशंस आपने खुद अपने ऊपर इम्पोज करनी होती हैं कि मैं किसी भी एक्टिविटी को बीच में नहीं छोड़ूंगा. मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको मैं टाइमली यूज करूंगा और तो इसके लिए मैं आई विल गो ऑल आउट so that I don't face any consequences at a later stage in my project. तो ये assumptions आप शुरू में जब रखते हैं तो शुरू में इसको assumptions कहा इसीलिए जा रहा है कि ये प्लानिंग की स्टेज पे आपने ये सारी चीजें करनी होती हैं. जब प्रैक्टिकली आप जब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तब आपको एक्चुअली प्रॉब्लम्स फेस होती हैं. इसीलिए आपको प्लानिंग फेज में ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा कंसंट्रेशन से काम करना होता है क्योंकि आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कब अवेलेबल होगी नहीं होगी. अगर आपकी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो फंक्शनल मैनेजर है उससे आपने कमिटमेंट लेनी होती है कि जी मुझे 2 महीने बाद आपका ये बंदा जो है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए. तो आप उससे कमिटमेंट लेते हैं राइटिंग में ताकि एंड टाइम पे वो ये ना कहे कि आप फिर मेरा काम सफर होगा या वो फिर जो भी हो, क्योंकि अगर लिखी भी होगी बात तो आप वो फिर मना नहीं कर सकता. इसी तरह से फिर आगे चलते हैं तो ये कहते हैं जी रिस्क असम्पशंस. उसमें क्या होता है एक्टिविटीज विद द मोस्ट स्लैक पोज द लीस्ट रिस्क. जिसका स्लैक या फ्लोट जब ज्यादा अवेलेबल होता है उस एक्टिविटी को अगर आप आगे पीछे डिले भी करते हैं तो उससे इतना आपका रिस्क जो है वो बढ़ता नहीं है. रिडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डज नॉट इंक्रीज रिस्क. जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी अगर उससे कम होगी तो रिस्क इंक्रीज नहीं होगा. लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी आप बिल्कुल स्ट्रेच कर लें तो फिर वो रिस्क बन जाता है. इसकी मिसाल ये है कि अगर आपके हाथ में एक जो रबर होता है उसको आप एक सर्टेन लेवल तक तो आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाता है. यहाँ पर रिडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वो रबर जो है आपने फुल स्ट्रेच किया हुआ था, अब आप उसमें रिड्यूस कर रहे हैं तो आपको रिस्क नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो रिस्क है. तो ये रिडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डज नॉट इंक्रीज रिस्क का मतलब ये वाला है. ये रबर वाली एग्जांपल आप अपने जहन में रखेंगे तो यू विल बी एबल टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली डू यू आई मीन बाय इट, और या जो किताब में आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसका रीजन क्या है. द नेचर ऑफ एन एक्टिविटी easy complex doesn't increase risk. तो किसी भी एक्टिविटी को अगर आपने इनिशियल स्टेज में ही उसकी प्रॉपर प्लानिंग की हुई होगी तो उसकी वजह से कभी भी आपका रिस्क जो है वो इंक्रीज नहीं होता. लेकिन अगर आपने उसकी प्लानिंग नहीं की है तो जो आसान एक्टिविटीज हैं उसमें तो शायद हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होंगी वहाँ पर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी. इसकी अभी मेरे पास 2 दिन पहले ही मेरा एक दोस्त है, मेरा कोलीग है, वो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आराम को मैं जॉब करता था तो मेरे पास मिलने आया था. तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि वहाँ पर भी गोरे थे और गोरा जो था तो उसके सामने उसको प्रेजेंटेशन देनी थी. तो वो उनसे उन्होंने सबसे पहला सवाल ये किया कि जी आप इस प्रोजेक्ट पे जो काम करने आए हैं तो आपके पास इसका शेड्यूल कहाँ है या उसकी एक्टिविटीज ये सारी चीज़ें जो हैं तो ज़रा हमें बताएं. तो उसने कहा कि मैं तो अभी हायर हुआ हूँ, आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे आपको पहले देना चाहिए था तब तो मैं आपको आंसरेबल हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट आंसरेबल. तो आप ये इस तरह के जो कॉन्फिडेंस से आप अपने बॉस के सामने या कस्टमर के सामने किस तरह कब बात कर सकते हैं व्हेन यू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप अपने बॉस के सामने खड़े नहीं हो सकते. तो इसके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर कमिंग योर वे.
रिसोर्स एलोकेशन मेथड्स टाइम कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट्स में किस तरह से रिसोर्स एलोकेशन होती है, मस्ट बी कंप्लीटेड बाय एन इम्पोज्ड डेट। जो आप शेड्यूल आपका उसका जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो आपने जब आपको मैंने ये बताया था फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास जब मैं पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने बताया था कि जो नोड एनालिसिस है जिसमें एक्टिविटी ऑन नोड AON जो होता है, जिसको प्रेसिडेंस डायग्राम PDM भी कहते हैं, वो ज्यादा डिटेल देता है उसमें। एक्सक्यूज मी, उसमें आपको जो जो रिसोर्स उसमें काम करने वाला है उसमें उसका नाम भी दिया हुआ होता है। तो आपको जब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी हो तो आप AON यूज़ करते हैं, और AOA जो है वो बेसिकली आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए, जल्दी से अगर कैलकुलेट करना हो तो उस वक्त फिर आप एक्टिविटी ऑन एरो यूज़ करते हैं। अदरवाइज एक्टिविटी ऑन नोड जो है दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ carrying out the job. Require use of leveling techniques that focus on balancing or smoothing resource demands. ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मंडे को, कि रिसोर्स लेवलिंग क्या चीज़ है और इससे आप किस तरह से जो आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। Use positive slack, delaying non-critical activities to manage resource utilization over the duration of the project. इसका मतलब ये है कि चूंकि जिन एक्टिविटीज में आपके पास फ्लोट या स्लैक अवेलेबल होता है उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज नहीं होता। इसी चीज को यहाँ पर ये इसने वर्ड्स में यूज करके बताया है। अगर आपको ये स्लैक और ये सारी चीजें अगर आपको आती होंगी तो आप पढ़ के वन गो में सब चीज़ों को समझ जाएंगे, और अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट इज अ स्लैक, व्हाट इज अ फ्लोट, तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द एग्जाम, और फिर वो फिर आप जो है उसके पास उसमें आपके पास फेल होने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होगी। फिर इसमें आपको मजीद इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि पीक रिसोर्स डिमांड्स आर रिड्यूस्ड, resources over the life of the project are reduced, fluctuation in resource demands is minimized. तो ये पॉजिटिव स्लैक को यूज करने के बेनिफिट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर नजर आते हैं। तो दिस इज इट। फिर उसके बाद मजीद ये कंटिन्यू करता है कि रिसोर्स डिमांड लेवलिंग टेक्निक्स ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट्स एडवांटेजेस, पीक रिसोर्स डिमांड्स आर रिड्यूस्ड, resources over the life of the project are reduced and fluctuation resource demand is minimized. Disadvantages क्या हैं इसके, ये पिछली वाली बात ही रिपीट हो रही है यहाँ पर, इसमें कोई नई बात नहीं है। Disadvantages ये है कि loss of flexibility that occurs from reducing slack, increase in the criticality of all activities। अब ये जो disadvantage इसने कहा है और ये जो जुमला कहा उसने, तो मुझे पता है कि आप में से मेजॉरिटी को ये बात समझ में नहीं आई होगी इसने क्या बात कही। इसकी वजह ये कि आपके जहन में ये जो पूरे पिछले जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो आपके जहन में नहीं होंगे तो इट इज दिस लाइन इज सर्टेनली गोइंग नॉट टू बी अंडरस्टूड बाय यू। और वो ये है कि जब आप एक पाथ आप लेते हैं और उसमें जब आपके पास जैसे फ्लोट अवेलेबल था सपोज करें 4 दिन का, अब उस 4 दिन को आपने यूटिलाइज कर लिया, तो अब आपके पास उसकी जो उस पाथ की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो रिड्यूस हो जाएगी। ये बात उसने यहाँ पर कही है कि लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट अकर्स फ्रॉम रिड्यूसिंग स्लैक, तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ये डिसएडवांटेज है जब आप स्लैक को रिड्यूस करते हैं। स्लैक को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि 4 दिन था तो आपने उसमें से 2 दिन एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिए, तो अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी 2 दिन की रहेगी, पहले आपके पास 4 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी थी। इसका ये मतलब इस पूरे एक लाइन का। अब ये आप ये देखें कि यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, और अगर आपको उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिटन, और यही चीज आपको इम्तिहान में डाल देगी। सो आपको बहुत थॉरली पढ़ के आना है, एग्जाम के लिए बहुत थॉरली प्रिपेयर करना है। अब तक के जो खासतौर पर MCQs को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा
the MCQs are not going to be very simple for you to get hold of the MCQs. So you have to have a very thorough understanding of whatsoever has been discussed here in the class. Increase in the criticality of all activities का मतलब ये है कि जब आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी जो स्लैक की वजह से अवेलेबल थी, जब आपने उसका स्लैक जब आपने रिड्यूस किया, तो आपको मैंने बताया था कि एक होता है क्रिटिकल पाथ जिसमें आपके पास स्लैक 0 होता है, और एक होता है नियर क्रिटिकल जिसमें स्लैक जो है वो क्रिटिकल से थोड़ा सा ही कम होता है। अगर आपने उसको कंज्यूम कर दिया तो जो नॉन क्रिटिकल था, जो कि नियर क्रिटिकल पाथ था पहले, वो क्रिटिकल हो जाता है। इस जुमले का ये मतलब है इंक्रीजेस इन द क्रिटिकलिटी ऑफ ऑल एक्टिविटीज। तो उस पाथ में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी क्रिटिकल हो जाएंगी इफ यू डोंट फोकस ऑन द स्लैक अवेलेबल। फिर उसके बाद आगे कहता है जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी। क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको प्रोजेक्ट में लिमिटेड नंबर ऑफ लोग मिलते हैं या लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, और तो सो ये जुमला इसने जो कहा है वो यही है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी। या तो वो टाइम पर अवेलेबल नहीं होंगे या उसकी जो क्वांटिटी होगी वो बहुत कम होगी। तो ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं। एक्टिविटीज आर शेड्यूल्ड यूजिंग ह्यूरिस्टिक्स। अब ये ह्यूरिस्टिक एक नया वर्ड आया है यहाँ पर। ह्यूरिस्टिक का जो मतलब है वो है ब्रैकेट में जो दिया हुआ है रूल्स ऑफ थंब। तो रूल ऑफ थंब क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें जब आप फ्रीक्वेंटली कर रहे होते हैं, जैसे इम्तिहान के लिए आप लोगों ने मतलब एक तरीका अपनाया हुआ है कि जी चांद रात में पढ़ो और 4 सवाल याद कर लो, तो अगर वो आ गए तो वेल एंड गुड। तो अगर आपको इत्तेफाक से शुरू से पहले सेमेस्टर से ही आप इसी तरह लेके चल रहे हो तो आप हर सेमेस्टर में इसको एक अपना रूल ऑफ थंब बना लेते हैं कि जी इसी तरह से इम्तिहान पास होते हैं। तो वो अगर आपने इस तरह से अगर आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर आपके पास प्रोजेक्ट का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और चीज़ें आपको बिल्कुल सही तरह से अंडरस्टैंडेबल होंगी, तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी इश्यूज इन डीलिंग विद द प्रोजेक्ट। तो अब आपके पास अब अपने प्रोजेक्ट को आपने किस तरह से मैनेज करना है वो आपके लिए रूल ऑफ थंब बन जाएगा। तो ये ह्यूरिस्टिक्स का मतलब ये है कि आप चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि अब आपको जिस तरह से अगर मैं रात को 3 बजे किसी को भी उठा के पूछूं कि जी तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो उस वक्त आप बैठ के उसको गिनने नहीं बैठेंगे कि 1 2 3 4 5, ये मतलब एक हाथ में 5 है और दूसरे हाथ में 5 हैं। किसी से भी आप पूछ लें, इवन दूसरी तीसरी के बच्चे से भी दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं तो फौरन बताता है। तो रूल ऑफ थंब भी इसी चीज का नाम है कि आपके जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो बातें हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होना, इसको कहते हैं रूल ऑफ थंब। और इसका दूसरा नाम जो है वो ह्यूरिस्टिक्स है। तो that focus on minimum slack, smallest least duration, lowest activity identification number। तो ये इसके रूल ऑफ थंब में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको अब मैं मज़ीद इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग खुद भी पढ़ने की जहमत करें। किताब आपके पास मौजूद है, इसको थोड़ा सा पढ़ कर बैठें ताकि जब इम्तिहान में आए तो, चूंकि ये मैं सारी बातें बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बात आप उसको नहीं बताई। अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं बताई तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन राइट नाउ, बट उसके बाद आप ये ना कहें कि जी ये तो पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए और क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। द पैरेलल मेथड इज यूज्ड टू अप्लाई ह्यूरिस्टिक्स। अब ये पैरेलल मेथड की बात क्या हुई, इसका मतलब ये हुआ कि फास्ट ट्रैकिंग की बात कर रहा है। फास्ट ट्रैकिंग में क्या होता था कि आप पैरेलल एक्टिविटीज को पैरेलल में चलाते हैं। An iterative process starting at the first time period of the project and scheduling period by period the start of any activities using the 3 priority rules। ये जो 3 priority rules क्या होते हैं, वही जो आपका
ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन, ये आपके प्रायोरिटी रूल्स हैं। और ये ह्यूरिस्टिक्स की बात जब ये कर रहा है तो बेसिकली ये है कि जो आपका बीटा कर्व बनता है, तो जो बीटा कर्व जो कि आपको मैंने बताया था बेल कर्व होता है, उसमें मोस्ट लाइकली से थोड़ा सा ही आगे जाता है आपका पूरा शेड्यूल जो है। ये यहाँ पर उस चीज की बात कर रहा है। अब आप ये देखें कि मैंने ये बात कब पढ़ाई थी, बहुत शुरू में पढ़ाई थी, और अभी जब हम ये 8वें चैप्टर में पहुंचे हैं तो अब ये बात आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इसका मतलब ये कि मैं किसी भी हवाले से कहीं पर भी मैं किताब से मैं बाहर नहीं गया हूँ। PMI जो है वो भी बहरहाल इन्हीं किताबों के अंदर सारे उसके कॉन्सेप्ट्स इसमें, PMI भी इन्हीं बुक्स को फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से कोई नई चीज लेकर आती है, बस इसमें सिर्फ सिचुएशन, वो जो सवाल देती है PMI के एग्जाम्स में वो सिचुएशन होती है, और सिचुएशन को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको MCQs थोड़े से ट्विस्ट करके देता हूँ। इसकी वजह यह है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो चाहे कितना ही सवाल ट्विस्टेड हो, आपको आंसर उसका बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर उसके बाद ये कि आंसर सामने गिवन है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो आंसर कहीं आपने ढूंढने जाना है। उन्हीं 4 आंसर्स में से आपको उसमें से तलाश करके और उसको बताना है कि व्हाट इज द राइट आंसर। इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट शेड्यूलिंग, ये बता रहा है कि अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि रिड्यूसेस डिले बट रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी। डिले तो रिड्यूस करता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से कि आपने जो 4 दिन का जो डिले आपके पास अवेलेबल था उसमें आपने 2 दिन अगर उसमें कंज्यूम कर लिए तो आपका डिले तो या पैरेलल एक्टिविटीज करते हैं तो डिले तो रिड्यूस होता है लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटीज रिड्यूस हो जाती हैं उसमें। ये मतलब है इसका। increases criticality of events, increases scheduling complexity, may make the traditional critical path no longer meaningful, क्योंकि जो near critical path है वो critical हो जाता है जब आप चीज़ों को reduce करते हैं इन constraints की वजह से। Can break sequence of events, आपका जो work breakdown structure है वो change हो जाता है। नबील साहब बहुत जल्दी आ गए पूरा, जब आप अब ये क्लास का टाइम खत्म हो रहा है तब आप तशरीफ लेकर आ रहे हैं। और मैंने आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि तुमने अभी तक मेरा ख्याल है CPE अभी तक जमा नहीं करवाया है। कैन यू गिव मी द रीजन फॉर नॉट सबमिटिंग योर CPE? जी नबील, आई नीड योर आंसर। सर वो CPE इसलिए सबमिट नहीं हो सका कि MIS बंद हो गया था मेरा, तो ये अभी मैंने MIS CPE कब मांगा ये जरा मुझे बताओ। तुम अब आज मुझे कह रहे हो कि मेरा MIS बंद हो गया था। CPE मैंने कब मांगा ये पता है तुम्हें? सर वो तो मिड से पहले मतलब मांगा था आपने। हाँ, तो फिर उसके बाद सर उसका MIS बंद हो गया था तो मिड वाले दिन जो है वो MIS खुलवाया था मैंने। फिर सर लेट होने की वजह से मैंने नहीं करवाया। तो नहीं जमा करवाया तो अभी भी नहीं करवाना है इसका मतलब? सर मैं तो फिर इस वजह से नहीं करा। उसके मिड के बाद मैंने 2 मरतबा उसकी डेट चेंज की है, ये पता है तुम्हें? क्योंकि तुम तो आते भी नहीं हो ना क्लास में, और अभी भी एक घंटे फैलते हुए चले आ रहे हो। मतलब तुम अब इस वक्त घर पे बैठे होते हो तुम लोग इन दिनों में, या तुम लोग कहीं घूम रहे होते हो? मतलब इसको छुट्टी समझी हुई है तुम लोगों ने, और फिर फेल हो गया तो बोलोगे कि हमारे साथ ज्यादती की है मैंने। जी जवाब है कोई? नबील साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सॉरी सर मैं आज ही आपको करवा देता हूँ CPE। मतलब मैं कहूंगा अभी भी, अगर आज मैं नहीं बोलता तो आज भी तुमने नहीं करवाना था। यही है ना फैक्ट, तो यही है। मतलब इतना मैंने समझाया लेकिन तुम लोगों की पता नहीं किस मट्टी से बने हुए हो तुम लोग, कि तुम लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है ना अपनी ना अपने पेरेंट्स की। बस वो उन्होंने भी धक्के दे के भेज दिया तो मुंह उठा के चले आए यहाँ पर। पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं है, बस वो पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो भाड़ में गया, कौन सा हमारी जेब से पैसा जा रहा है। ना अपने पेरेंट्स का एहसास है, ना तुम्हें अपने टाइम के ज़ाया होने का एहसास है। मतलब अभी भी मैं अगर रिमाइंड नहीं करवाता तो अभी भी तुमने जमा नहीं करवाना था। मैं अभी तक CPE को चेक नहीं कर सका हूँ क्योंकि
सबके अभी तक पहुंचे नहीं थे मेरे पास। और फिर तुम लोग ये कहोगे कि जी वो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमने जो काम किया है तो उसका हमें रिजल्ट तो पता नहीं चलता, तो हमें कैसे बताएं और क्या करें। मैं अपनी गलती नहीं समझनी है, सारी चीजें जो है ना उठा के टीचर के ऊपर डाल देनी है। ये तुम लोगों के रवैये हैं अपने पढ़ाई के हवाले से। MIS बंद था, MIS को बंद हुए भी मिड टर्म को भी हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, उसके बाद भी तुम्हें जहमत नहीं हुई कि कम से कम क्लास में ही आके कम से कम एक दफा या तो मुझे एक मैसेज ही कर देते कि सर MIS खोल दें तो मैं CPE एक्टिविटी को जमा करवा सकूं। और अभी तुम जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो एक्टिविटी जमा हो जाएगी तुम्हारी? जाओ जाके करके देख लेना अगर हो जाए जमा तो। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग किस तरह से काम करते हो। इतनी मरतबा समझाता हूँ, प्यार मोहब्बत से समझा समझा के थक गया, लेकिन नहीं समझ। अकल में आप पत्थर पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या घास चरने गई हुई अकल। और ये 1 घंटे बाद क्यों आ रहे हो? अभी भी बोलोगे कि अब वो मेरी लाइट नहीं थी, क्योंकि तुम लोगों को बहाना मिल गया है ना। 2 घंटे के पेपर को 5 घंटे में नो करके सर, और बड़ा तीर मारा, यही हुआ था ना? नो सर, हाँ, फिर क्या था? नो सर, लाइट का इशू नहीं था सर। जूम जो एप्लीकेशन एरर दे रही थी वो री इंस्टॉल कर रही है, वो इंस्टॉल नहीं हो रही, इस वजह से इशू हो रहा था। अभी दूसरे मोबाइल से जो है लॉगिन हुआ, लैपटॉप पे नहीं हो रही थी वो। जूम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने में क्या 1 घंटा लगता है क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? सर वो मोबाइल में एरर आ रहा था, नहीं हो रही थी इंस्टॉल, इसलिए अभी दूसरे मोबाइल पे मैंने इसको मतलब जिस किया। दिन क्लास हो उस दिन मोबाइल को चेक करना होता है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है? मतलब इससे पहले ये कल की जो छुट्टी थी उसमें नहीं हो सकता था? सर मैंने कल चल रही थी, कल मैंने E3 की क्लास ली है जूम पे, बिल्कुल चल रही थी। आज ही कोई मसला हुआ था, वो नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अभी दूसरे मोबाइल पे फिर जो है उसको किया। ये मैं तुम्हें बता दूं कि अभी मैं आज जरा मैं सारे अटेंडेंस कंपाइल कर रहा हूँ। अगर अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो जिन जिन की अटेंडेंस पूरी नहीं होगी उनका नाम मैं एलिमिनेट कर दूंगा, फिर अगले सेमेस्टर में पढ़ लेना जो भी पढ़ना हो। समझ में आई तुम लोगों को? क्योंकि तुम लोगों के साथ प्यार मोहब्बत की बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को कोई असर नहीं होने वाला। उसके बाद कहता है जी तो ये जो आपका क्रिटिकल पाथ है, नियर क्रिटिकल पाथ जो है वो फिर क्रिटिकल हो जाता है, तो मे मेक द ट्रेडिशनल क्रिटिकल पाथ नो लॉन्गर मीनिंगफुल, can break sequence of events, may cause parallel activities to become sequential and critical activities with slack to become non-critical। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल हो जाता है और नॉन क्रिटिकल जो है वो क्रिटिकल हो जाता है। स्प्लिटिंग कहते हैं शेड्यूलिंग टेक्निक यूज्ड टू गेट अ बेटर प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड और इंक्रीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये जो स्प्लिटिंग है ये बेसिकली अगर याद हो तो मैंने बताया था मल्टीटास्किंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये उसको स्प्लिटिंग कहते हैं। तो आप चीज़ों को एक्टिविटीज़ को जो है वो ब्रेक कर देते हैं, तो आपका जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो सेम रहता है, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं और उससे आप अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं। तो शेड्यूलिंग टेक्निक used to get better project schedule involves interrupting work on an activity to employ the resource on another activity, then returning the resource to finish the interrupted work. Is visible when the startup and shutdown costs are low and is considered the major reason why projects fail to meet schedule. So ये मैं अभी भी कल मैं जब ये वीडियोस अपलोड करके मैं दोबारा जब रिव्यू कर रहा था तो हमने अभी तक 24 लेक्चर हुए हैं और उन 24 लेक्चर में 24 मरतबा व्यू हुआ है। और वो 24 का मतलब ये कि हर लेक्चर 24 मरतबा नहीं व्यू हुआ है, मतलब ओवरऑल जो 24 लेक्चर हुए हैं उसमें पता नहीं किसी ने देखा हो तो देखा हो, अदरवाइज टोटल 24 मरतबा व्यू हुआ है। इसका मतलब ये कि तुम लोगों को जो एब्सेंट भी हो रहे हैं उनको भी तौफीक नहीं होती है कि उसको कम से कम मतलब क्लास अटेंड नहीं हुई है तो मैं जाके उसको रिव्यू कर लूँ, ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका लिंक दिया हुआ है, लेकिन किसी को तौफीक नहीं होती कि उसको उठा के देखें तो सही कि उसमें क्या बात हुई है, क्लास में मैं अटेंड नहीं कर सका था तो मैं उसको चेक तो करूं कि क्या पढ़ाया था। ये तुम लोगों के रवैये हैं और ये मैं बातें सारी इसलिए इस वक्त बोल रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएं।
और कल को जब तुम लोग फेल हो ना अपने सब्जेक्ट में और मैनेजमेंट मुझसे पूछे कि तुमने क्या किया था, इनको पढ़ाया नहीं था या क्या था, ताकि मेरे पास जस्टिफिकेशन हो कि मैंने इन लोगों को सबको वार्न किया था थ्रू आउट द कोर्स। हर क्लास में मैं बताता रहा हूँ कि तुम लोग टाइम पर नहीं आ रहे हो, तुम लोग किसी सवाल को नहीं पूछ रहे हो, ना कोई सवाल का जवाब दे रहे हो, ना कोई ये बता रहे हो। मुझे कोई फीडबैक मिलता है कहीं से कि भाई मैं पढ़ाने में मेरी गलती है या कहीं पर कोई मुसीबत है या कोई मुश्किल है, तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताऊं। किसी से कोई इनपुट नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना, मुंह और नाक और कान आंखें सब बंद करके बैठे हुए हैं। या तो ये कि ऑन करके और बंद करके चले जाते हैं अपने काम नाम निपटा के, और 1.5 घंटे बाद आके और उसके बाद कंप्यूटर बंद करते होंगे। या तो मुझे तो यही लग रहा है कि किसी को कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है क्लास में, हो रहा है नहीं हो रहा है, आता है नहीं आता है। ऐसे ही मुंह उठा के आते हैं, मुंह उठा के चले जाते हैं। मतलब जब आपके सर पे कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है, इसके बाद भी तुम लोगों का ये हाल है। और ये मैं सारी बातें इसीलिए इसमें डाल रहा हूँ कि ये सब रिकॉर्ड हो रही है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जी हमें तो बताया नहीं था, हमें तो पता नहीं था, हम तो आए नहीं थे। तो जाके कभी जाके चेक करो, 24 मरतबा सिर्फ व्यू हुआ है मेरी वीडियोस जो है। पता नहीं उन तौफीक ही नहीं होती है कि देखने की, कि हम लोग क्लास नहीं अटेंड कर सकते हो, कम से कम उसको देख तो लें कि उसमें क्या क्लास में डिस्कस हुआ है। अभी क्विज है, और जिसको अगर ज्यादा नंबर चाहिए तो 15 नंबर लेकर आओगे, वेल एंड गुड। और नहीं लेकर आ सकते तो फिर मतलब मैं उसमें नंबर नहीं बढ़ाऊंगा। और देख लेना सर जी। सर काइंडली मंडे को कर दे सर प्लीज। नहीं, ये तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। काइंडली मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब तुम्हारी मर्जी से मैं चलूंगा क्या? क्विज वैसे भी होता है, सरप्राइज क्विज होता है, लेकिन मैंने पिछले 3 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि हर क्लास में होगा, हर क्लास में क्विज होगा। और अब फिर तुम यहाँ पर बैठ के कह रहे हो कि मंडे को कर लें, ट्यूसडे को कर लें। व्हाट इज दिस? मतलब तुम्हारी मर्जी से मैं चलूंगा या क्या? मतलब मुझे मैनेजमेंट को मुझे जवाब नहीं देना है क्या? मैं उसको मैनेजमेंट को क्या जवाब दूंगा? क्विज होगा, जिसको देना है दे, नहीं देना तो बंद करके, जैसे जिस तरह क्लास में नहीं आ तो वैसे क्विज भी छोड़ देना। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? कौन सा तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है? मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि मैं इतनी प्यार मोहब्बत से चीजों को लेके चल रहा हूँ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स सामने से क्या मिल रहा है? जी, और किसको क्या कहना है कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे एक थोड़ा सा चीज़ पूछनी थी आपसे एक। बोले। सर वो ये कि लास्ट टाइम जो क्विज़ेस की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो थोड़ा सा कंफर्म कर दिएगा, क्योंकि एक्चुअली पहले जो हमारा डिसाइड हुआ हुआ था वो ये हुआ था कि बेस्ट काउंट करेंगे। अब जो कुछ क्विज़ेस, जैसे मेरा एक क्विज़ रिसेंटली मिड टर्म से पहले रह गया था, और बीच में मेरे दादा की डेथ की वजह से मेरा एक क्विज़ मॉक क्विज़ रह गया था जो मॉक 1 था। तो वो काइंडली किस तरीके से कंपलसेट होंगे या किस तरीके से होगा, थोड़ा सा ये जो बता दीजिए। रिमेनिंग क्विज है उसको सही कर लो ना। मतलब ये तो मैंने कहा है कि तुम्हें, मतलब ये इन इन क्विजेज में जिसके 15 नंबर आएंगे मैं उसको दे दूंगा। पिछले वाले में रावेल के नंबर है, वो मैंने लगाया हुआ भी है। रावेल को मैं पूरे 10 नंबर दूंगा। तुम लोगों को 10 नंबर चाहिए पूरे, तो इसको सही करो। नहीं करना है तो फिर मतलब ये कि जिस तरह से मेरी मर्जी होगी उस तरह से चलाऊंगा मैं फिर चीजों को। तुम लोग मतलब मुझे जब प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। तुम लोगों को जब मैं इतने में लिबर्टी दे रहा हूँ हर लिहाज से, तो तुम लोग उसको प्रूव भी तो करो कि यू डिजर्व इट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभी अभी मैंने 12:35 पे रखा हुआ टाइम उसका। सो जस्ट लॉग इन एंड डू योर क्विज। करना है करें, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। क्योंकि तुम लोग एक तो टाइम पर नहीं आते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि घर में बैठा हुआ बंदा, घर के सुकून पुरसुकून माहौल में बैठा हुआ है और उसमें भी टाइम पर नहीं आना। आदत बनाई हुई है, पता नहीं क्या है, मेरी समझ में नहीं आती है बात। मैं तो किसी भी दिन अपनी क्लास में एक मिनट के लिए भी लेट नहीं हुआ। मैं पूरे 10:40 पे मैं ऑनलाइन हो गया था, और उसके बाद 5 मिनट बाद रावेल पहली मर्तबा आया, उसके बाद फिर वो इरहान आया, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हुई, और 1 घंटे बाद जो है वो
अभी नबील साहब टहलते हुए चले आ रहे हैं। ये तो तुम लोगों के रवैये हैं कोर्स के हवाले से। मतलब अपने क्लास में तो चलो, इस यूनिवर्सिटी में तो जी मैं लाइब्रेरी चला गया था, या मेरा फला जगह पे काम था, या मुझे ये काम था, या मुझे वो काम था। इसमें तो तुम्हें पता है कि आज क्लास है, तो उससे पहले सारे काम नहीं निपटा लेने चाहिए? या उसी वक्त जब क्लास होगी तो उसी वक्त बैठ के देखूंगा कि मेरा मोबाइल चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो अब मैं जूम को दोबारा लोड करूं और फिर मैं लॉग इन करूं? पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या है मसला और किस तरह से मैं चीजों को समझाऊं। बट एनीवेज, मैं इससे ज्यादा मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है, और वैसे भी 1.5 घंटा तकरीबन हो गया है। ये दो ही स्लाइड्स बाकी हैं, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मल्टीपल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स, मल्टी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, ओवरऑल प्रोजेक्ट स्लिपेज, डिले ऑन वन प्रोजेक्ट क्रिएट डिलेज फॉर अनदर प्रोजेक्ट। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है कि जब आप एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो एक प्रोजेक्ट में डिले आएगा, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे प्रोजेक्ट पे डेफिनेटली आएगा। इनएफिशिएंट रिसोर्स एप्लीकेशन, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आप कभी इधर मूव कर रहे होंगे, कभी दूसरे पे मूव कर रहे होंगे, तो आप बैक एंड फोर्थ जब इसकी मूवमेंट में आपका जो टाइम जाया होगा, उससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले होगा। रिसोर्स बॉटलनेक्स, shortages of critical resources required for multiple projects cause delays in schedule extensions. जो आपको भी मैंने बताया कि जब रिसोर्सेज आप इधर से उधर मूव करेंगे तो प्रॉब्लम्स आपके ओवरऑल शेड्यूल में डेफिनेटली आएंगी। मैनेजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, create project offices or departments to oversee the scheduling of resource across projects. हर प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट ऑफिस बनाएं जिसको वॉर रूम बोलते हैं। अब ये मत कहना कि वॉर रूम पता नहीं क्या होता है, मैं बता चुका हूँ। जाके कब अगर नहीं याद है तो जाके वीडियो से जाके चेक कर लेना। यूज अ प्रोजेक्ट प्रायोरिटी क्यूइंग सिस्टम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉर रिसोर्सेज। और ये मतलब क्यूज बना लें कि भाई जो प्रोजेक्ट पहले आएगा उसको मुझे पहले रिसोर्स देने हैं। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रीट ऑल प्रोजेक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ अ मेगा प्रोजेक्ट। तो उस तरह से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल्ड इंटरनली। इसी तरह से अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हों तो आप उसको आउटसोर्स कर देते हैं दूसरी छोटी छोटी कंपनीज को सबलेट करके, और उनसे कहते हैं कि जी आप इतने एरिया पे आप काम करें। फिर उसको आपका काम जो है सिर्फ इंटीग्रेशन रह जाता है कि उस प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ मुझे किस तरह इंटीग्रेट करना है। दैट विल बी योर टास्क एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। देन दीज आर दी की टर्म्स। इसमें जो एक नई टर्म है, बाकी सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। ह्यूरिस्टिक जो है उसका रूल ऑफ थंब इसका आंसर है। सो दीज आर दी टर्म्स and you must expect quite a few terminologies in your final exam as well. This is it for today. So we have reviewed these two chapters. So probably on Monday we will go through chapter 9 and chapter 10. क्योंकि हमने 10 chapters तक ही मैंने प्लान किया था, तो उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ वेडनेसडे का दिन बचेगा। तो वेडनेसडे को मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करूंगा। अगर आप सवाल लेकर आएंगे तो मैं आंसर करूंगा, सवाल लेकर नहीं आएंगे तो दैट विल बी ओवर ऑन वेडनेसडे। एंड देन क्योंकि फ्राइडे जो है वो आपका आज की वजह से वो छुट्टी का दिन होता है, तो अब आप ये ना कहें कि जी वो घर में रहते हैं तो आप क्यों छुट्टी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 42 लेक्चर्स होने थे और आज का जो लेक्चर जो है वो हमारा 38 लेक्चर्स हो चुके हैं। मंडे को 39 एंड 40 होगा, एंड वेडनेसडे को 41 and 42. So with that we will be ending up our 42 lectures. So अगर कोई सवाल जवाब है तो मंडे और वेडनेसडे को आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर यू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जब तुम्हें खुद अपनी हेल्प करने का शौक नहीं है तो मैं कितना फिर तुम लोगों के आगे पीछे भागूं इस चक्कर में। मतलब मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है कि मैंने अपनी पूरी जान मार के इस सेमेस्टर में मैंने
तुम लोगों को पढ़ाया, लेकिन ये शिकायत तो मुझे हर सेमेस्टर में होती है वैसे तो, लेकिन इस सेमेस्टर में ज़्यादा इसलिए अफसोस हो रहा है। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि कम लोग हैं, सारी चीज़ें में हमारी बिल्कुल इंटैक्ट हैं, मैं बुक से लेके चीज़ों को चल रहा हूँ, तो बुक तुम्हारे पास है, सारे स्लाइड्स मैंने सेमेस्टर के शुरू में मैंने हैंड ओवर कर दी थी, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, कोई एक क्लास डिले नहीं हुई है, उसके बाद आपके हर क्लास की वीडियोस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, हर वक्त आप देख सकते हैं, हर वक्त सवाल के लिए मैंने ओपन फोरम रखा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हर क्लास में जी मुझे तो ये मसला है, मुझे तो वो मसला है, हर वक्त जो है वो कोई ना कोई मसला लेके खड़े होते हैं। और कभी भी ये सीरियसनेस मुझे नजर नहीं आई तुम लोगों की तरफ से कि कोई ये करे कि हर चीज अपनी जो है वो टाइम पर कर ली है, वी डोंट हैव एनी इश्यूज या हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जी जुबैर, आपने कुछ कहना है? जी जुबैर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं माइक नहीं लगा हुआ सही है क्या? अगर यहाँ सवाल नहीं कर सकते तो चैट में लिख के बोल दो मुझे क्या मसला है। जी जुबैर, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, जवाब तो दे दो यार, नहीं देना है ये बंद कर दूं, मैं क्या करूं, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे सवाल का। ओके, तुम्हारा कोई सवाल नहीं है तो मैं अब बंद कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बस 12:35 पे आपका क्विज शुरू होगा, 10 मिनट का टाइम है आपके पास, और ये उनमें से उन क्विज में से है जो आपके पास ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप उसमें से तलाश करें कि ये कहाँ से सवाल आए हैं एंड यू डू योर पार्ट ऑफ द जॉब। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।